क्वेश्चन भी आता था, आईएएस में क्वेश्चन आता था कि महाराष्ट्र के पास संसाधन नहीं है, लेकिन सारे उद्योग महाराष्ट्र में, औद्योगिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक रिच अगर महाराष्ट्र है, और रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज का क्या तात्पर्य कि 1/5 एवरेज जा रहा है कि 1/5% जो भाग है पूरे इंडिया का, उसका केवल दक्कन का क्षेत्र है, और इतने लाख वर्ग किलोमीटर, 6 लाख वर्ग किलोमीटर का एवरेज उसका आता है, एवरेज, कंफर्म नहीं, एवरेज। तो अब उसके कंसेप्ट में क्या है कि जब उतना भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी के निर्माण का कंसेप्ट आप उसमें लिखा भी है और आपने पढ़ा भी है कि ज्वालामुखी के उद्गार के साथ होता है, ठीक है। लेकिन दक्षिण के पठारी भाग में कहीं ज्वालामुखी का अवशेष नहीं मिलता प्राचीन काल में, चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अभी तक कोई अवशेष नहीं मिला आज तक। विद्वानों ने इस बात को प्रमाण नहीं कर पाया कि दक्षिण का जो पठारी भाग है उसमें लावा के क्षेत्र कहीं पाए गए हों, लेकिन मिट्टी में कालापन की मात्रा का होना, या मिट्टी का होना, जो महाराष्ट्र की जो स्थानीय नाम है उसके रेगुर मिट्टी कहते, रेगुर मिट्टी, उसका होना इस स्पष्ट करता है कि निश्चित रूप से कभी न कभी इस तरह की बात रही होगी, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी इस तरह के कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि हम उसको कह सके कि यहाँ की ज्वाला उद्गार हो या ज्वालामुखी के कारण ही मैदान बने। आवाज पीछे जा रही है। अब यहाँ क्या होता है कि जब ये मिट्टी का कंसेप्ट की 500 मीटर की मोटाई है इसकी, और 500 मीटर की मोटाई बहुत अधिक होती है। अब इसमें 500 मीटर की मोटाई होने के नाते इसमें किसी भी तरह का रिसोर्स नहीं है, केवल क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र। तो निश्चित रूप से वहां गेहूं का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, कपास का उत्पादन और प्याज का उत्पादन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये महत्वपूर्ण उसकी अपनी ओपिनियन है। अब उसके आधार पर जब ये काली मिट्टी का क्षेत्र है और सबसे अच्छे उत्पादन करने के लिए जानी जाती है, काली मिट्टी का अलग स्ट्रक्चर भी होता है, काली मिट्टी का इंपॉर्टेंट भी बढ़ता जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब इसको भी समझना होगा कि जब अगर काली मिट्टी का क्षेत्र है तो आखिर वो 500 ऊंचाई भी उसकी अधिक है और समतल भूभाग है। दक्कन के पठारी मैदान का जो क्षेत्र है, दक्कन का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। समतल सपाट मैदान भी है वो, लेकिन समुद्र तल से जब पठारी होगा तो स्वाभाविक है कि पठारी का स्ट्रक्चर 500 मीटर ऊपर होगा, तो समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई रखता है वो। तो दक्कन का जो इंपॉर्टेंट है वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। इसके बाद पश्चिम भागों में, अर्थात नागपुर के साइड, अर्थात जो मिलता है छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बॉर्डर, उसका उन क्षेत्रों में वहां अनेक सारी खदान भी पाई जाती हैं, जो उसका विस्तृत भूभाग है। इसके बाद इसी महाराष्ट्र से टूटकर गुजरात भी बना हुआ है। गुजरात महाराष्ट्र में ही सम्मिलित था, बाद में गुजरात भी बन गया। तो गुजरात का अलग कल्चर है। गुजरात के 2 पार्ट्स हैं, काठियावाड़ का क्षेत्र सुना होगा आपने, और सौराष्ट्र का क्षेत्र। दोनों गुजरात में, काठियावाड़ का क्षेत्र और सौराष्ट्र का क्षेत्र, और तीसरा पड़ता है कच्छ का क्षेत्र। छोटा सा भाग, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब 3 इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स जो हैं उसके पास, तो काठियावाड़ का अलग क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद सौराष्ट्र का अलग क्षेत्र है, जिसमें मालवा का पठार भी आता है, और कच्छ का क्षेत्र भी आता है, जो कच्छ करण का क्षेत्र जाना जाता है। तो कच्छ का क्षेत्र ये भाग आपका आता है, ये पूरा का पूरा कच्छ का क्षेत्र आता है। यहाँ काठियावाड़ का प्रायद्वीप है, और ये आपका मालवा का क्षेत्र आता है, इसे सौराष्ट्र का क्षेत्र कहते हैं। तो तीनों का स्ट्रक्चर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। और इसकी उपजाऊपन की क्षमता अपने आप में, अर्थात एक क्षेत्र इंडस्ट्रियल है, दूसरा उत्पादक क्षेत्र है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और तीसरा उत्पादक विहीन क्षेत्र है, जिसे कच्छ कारण क्षेत्र कहते हैं। अब कच्छ कारण और आपका यूं कह लिया जाए कि राजस्थान का जो भाग था, इन दोनों में एक एवरेज आता है, सिद्धांत मिलता है कि इसमें खारे पानी की झील भी पाई जाती है। रेगिस्तानी भागों में भी खारे पानी की झील है। खारे पानी का कंसेप्ट आता है कि वो महासागर से बने, जहां भी महासागर रहा होगा खारा पानी होगा। अनादिकाल में, अर्थात प्राचीन काल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर देखेंगे तो पता चल लोथलबंगा और लोथल और कालीबंगा का क्षेत्र जो था वो प्राचीन काल में बंदरगाह था। लोथल का बंदरगाह था और वहां तक समुद्र थी। फिर बाद में समुद्र पीछे खिसक गया और वो भाग अवशेष टूट गया। तो समुद्र का पीछे खिसकना को भी प्रमाणित करती है। बरा चाहे जो भी हो, वर्तमान का जो पृष्ठभूमि है कच्छ कारण का, यहाँ का नमक का उत्पादन सबसे अधिक जाता है।
एक चीज ये, दूसरा काठियावाड़ का जो क्षेत्र होता है, दूसरा सौराष्ट्र का, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गुजरात के पृष्ठभूमि के लिए। तो 3 क्षेत्र इनके मिलते हैं जो ओपिनियन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये उपजाऊ मिट्टी, और ये नहीं, यहाँ पर जो संतरे के बागान है, टालस कोन पाया जाता है यहाँ पर। टालस कोन का तात्पर्य यहाँ खड़ी कगारें पाई जाती कठोर, और नीचे पानी बहता जाता है, और वह भी लाल, हल्की सी लालपन मिट्टी लेकर के। और उसमें क्या होता है, संतरे के बागान और बहुत सारे उत्पादन। आपने सुना होगा शिवाजी का क्षेत्र, शिवाजी का क्षेत्र पूरा था, मालवा के पठार पर भी शिवाजी का अधिकार था, और वो पूरा गुजरात, अभी मैंने कहा ना कि 2 भागों में डिवाइड हुआ बाद में, महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि वहां भाषा अलग थी, गुजराती भाषा थी, भाषा और संस्कृतियां और फिजिकल स्ट्रक्चर 3 मिलाकर के किसी प्रदेश का विभाजन करते ही, और तीनों अलग थे। एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में मराठी कल्चर, मराठी का कल्चर अपने आप में है, अर्थात उनकी संस्कृतियां भी अलग है, जनजातियों का स्वरूप भी पाया जाता था, साथ ही साथ वह फिजिकल स्ट्रक्चर भी इनसे अलग था, और भाषा भी उनकी अलग थी। इसलिए मराठी अलग हो गया, गुजराती अलग हो गया, दोनों के अलग अलग अपनी भाषाएं हैं। तो इस आधार पर इन दोनों का जो स्वरूप मिला वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि दोनों के लिए एक आधार बन गया डेवलपमेंट्स का, और इसी आधार पर इन क्षेत्रों का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। अब महाराष्ट्र के साथ साथ हरिशंकर की पहाड़ियों के साथ ये ध्यान दीजिएगा, ये सारी पहाड़ी क्षेत्र है अलग अलग। इसके बाद जो महत्वपूर्ण राजधानी है मुंबई, मुंबई द्वीपों पर बसी हुई है, 5 द्वीपों का स्वरूप है, लेकिन बाद में द्वीपों का इतना समृद्ध भाग हो गया कि आज मुंबई एकदम किनारे पर हो गई, द्वीप उनसे गायब हो गए। बस एक मिलता है क्या, एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा जो है मुंबई जो मेन पॉइंट है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, 2 पार्ट होते हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा हम जाते हैं, और समुद्र में जल की मात्रा, अर्थात मुंबई हाई का जो कल्चर है, अर्थात जहां तेल उत्पादक क्षेत्र है, वो महासागर में मुंबई हाई का क्षेत्र, जिसे अलियाबेट क्षेत्र कहते हैं। अलियाबेट का पूरा क्षेत्र जो खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है समुद्र का, और भारत में खनिज का उत्पादन सबसे अधिक, वो भी पेट्रोल का, खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन अलियाबेट क्षेत्र में होता है। और अलियाबेट का क्षेत्र जो है मुंबई हाई कहा जाता है। जितना भी अधिकतम उत्पादन होता है मुंबई हाई से होता है। अभी भी ये उत्पादन का सामान्य पोजीशन है हमारा, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक आपका मुंबई हाई करता है, और वो भी समुद्र में। उसके बाद आपका एलिफेंटा गांव है, और वह गांव एक टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। प्राचीन कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष वहां प्राप्त होते हैं, और आज भी उसी तरह से बना हुआ है। तो ये तात्पर्य है कि प्राचीन काल में, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और विकसित होता है कि प्राचीन काल में एलिफेंटा जो रास्ता था वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ था, बाद में भ्रंशन होता है और एलिफेंटा दूर हो जाता है। भारत का जो स्ट्रक्चर उसके आधार पर वो बाद में भ्रंश होता है, और फिर वो एलिफेंटा अलग होता है, क्योंकि एलिफेंटा पर गए लोग ऐसे बाहर से जो भी यात्री आए एलिफेंटा पर हैं, और इसके बाद पुनः बीच में जो क्रैक होता है, और क्रैक में जल की मात्रा बढ़ जाती है। अब वो इतना डीप था जिससे कि हमारे बंदरगाह मिल जाते हैं, 2 बंदरगाह उसी पर हैं। तो ये महाराष्ट्र का स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र के साथ साथ उसका एक छोटा सा पार्ट था गोवा, जो बाद में आजाद हो गया। आजादी के बाद वो आजाद नहीं हुआ, वो बाद में आजाद होता है, ठीक है। गोवा फ्रांसीसी शहर कहा जाता था, फ्रांसीसियों का। आज गोवा एक राज्य का दर्जा उसे मिला है, और गोवा राज्य का दर्जा पाने के बाद गोवा की जो पूरी कल्चर है वो मराठियों से अलग हो जाती है। अब गोवा का जो स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट बढ़ता गया टूरिस्ट प्लेस के लिए। महाराष्ट्र का ही भाग है, लेकिन वो थोड़ा सा हटा हुआ था, अर्थात गोवा जाने में लोगों को दिक्कत होती थी। अर्थात वही यूं कहा जाए कि जो ये सह्याद्री पर्वतमाला था उससे पश्चिमी भाग में। तो ये गोवा का 2 स्वरूप, अर्थात उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, उसकी राजधानी पणजी, ठीक है। और पणजी के साथ साथ ध्यान रखिएगा इसकी 2 महत्वपूर्ण नदियां जो महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, मांडवी। और इस मांडवी का स्वरूप है कि यहाँ पर पानी रोज चढ़ता है उतरता है, अर्थात गोवा के बीच में पानी चढ़ जाता है और फिर शाम तक उतर भी जाता है। तो अलग अलग स्पॉट है गोवा का। फिर इसके बाद दूसरा एलिमेंट आता है आपका कर्नाटक।
तटीय भाग में। अब कर्नाटक का जो क्षेत्र आता है, नीचे आते हैं, कर्नाटक का जो क्षेत्र आता है कर्नाटक का पठार कहा जाता है, पूरा का पूरा। पठारी भाग अलग अलग, उसमें भी बेल्लूर का पठार है, बेंगलुरु का पठार है, बेल्लारी का पठार है, सब आयरन ओर के लिए जान जाते हैं। तो इसका जो आयरन ओर के लिए जो जान जाते हैं उसका स्ट्रक्चर हम इंपॉर्टेंट पड़ता चला जाता है, क्योंकि जो आयरन ओर के लिए जाते हैं अर्थात कुद्रेमुख की जो खान है आयरन की, उसी बेल्लारी के पठार पर है। बंगलौर का जो क्षेत्र है उसके बाद मैसूर का क्षेत्र है, तो बंगलौर और मैसूर का दोनों का सम्मिलित भाग है। और यही जो पर्वत भाग है अर्थात ये बंगलौर का क्षेत्र है, ये बंगलौर का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं आती हैं इसको रोक देती हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र में इसी मानसूनी हवाओं के नाते आपने सुना होगा मैंगो सावर वर्षा होती है। मैंगो सावर वर्षा का तात्पर्य कि जो अप्रैल महीने में आम की फसल के लिए वो वर्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, आम की फसल वहां तैयार हो जाती है। जब आपके यहाँ तैयार नहीं होती तो मैंगो सावर का वर्षा होती है जो अप्रैल महीने में होती है। इसके बाद पुनः यही वर्षा फिर बंगलौर के पास आती है, जो थाल घाट और घोल घाट और पाल घाट, 3 घाट थे ना, उससे एंट्री करती है, और एंट्री करने के बाद पुनः इसमें वर्षा करती है। जो ये भाग है सह्याद्री पर्वतमाला का पश्चिमी भाग सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, पूर्वी भाग सामान्य वर्षा प्राप्त करता है। क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था कि जब यहाँ सामान्य वर्षा हो मानसून में रोकती है, 1100 मीटर की पर्वत की ऊंचाई को रोकती है, और फिर ये जब ऊपर पार करके नीचे आती है तो नीचे घूम जाती है और ये वृष्टि जोन पड़ जाता है, वृष्टि छाया जोन इसे कहते हैं, या शेड जोन एरिया। तो इसके साथ इधर के भागों में वर्षा की मात्रा कम होती। अब कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक के पठार को आपने जाना होगा कि प्राचीन कालीन पठारों में सबसे महत्वपूर्ण पठार है। क्यों? क्योंकि इस पठारी भागों की ऐसी मिट्टी है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, और यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, और उपजाऊ होने के साथ साथ इस मिट्टी में एक वन पाए जाते हैं जो चंदन के वृक्ष कहे जाते हैं। तो चंदन के वृक्ष का क्षेत्र ही कर्नाटक का पूरा। दुनिया में और कहीं वृक्ष नहीं मिलते चंदन के, अगर मिलते हैं तो सिर्फ कर्नाटक के पठार पर, क्योंकि उसकी मिट्टी इस तरह की है। और कर्नाटक के पठार पर प्राचीन कालीन सबसे पहले चाय के बगान का कल्चर और कॉफी के बगान का कल्चर विकसित किया गया, और बाद में इसके बाद पुनः यहाँ का जो गन्ना का उत्पादन है और वो भी बेहतर है। इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण नदी कावेरी जो ओरिजिन स्थान है, और ये कावेरी को पूरा बांध देते हैं, कावेरी को बांध देते हैं। यहाँ से कावेरी निकलती है, ताल कावेरी से निकलती है, और इसको बांध देते हैं, बांध करके उसमें बेससरिया बांध बनाते हैं, और बांध बना करके फिर पूरा का पूरा पानी रोक लेते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि हमारे मुगल काल में नहरों की जो निर्माण हुए थे इन्हीं क्षेत्रों में हुए थे। नहरों का निर्माण का श्रेय जाता है मुगल शासकों को, तो इन्हीं क्षेत्रों में जाता है। और सबसे अधिक ताल के द्वारा सिंचाई, पांड के द्वारा सिंचाई का कल्चर भी कर्नाटक के क्षेत्रों में, पठारी भागों में सबके। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो पानी है, जो वर्षा की मात्रा होती है अधिक तो होती है, लेकिन रुकती नहीं है सीधे सीधे महासागर में। कारण कि ये जो चट्टाने हैं कठोर है और पुरानी चट्टाने हैं। पुरानी चट्टानों का तात्पर्य ये पर्वत, ये जो पठारी भाग है बहुत ही प्राचीन कालीन पठार है, और इस प्राचीन कालीन पठार के नाते नदियां अपने अवशेष को प्राप्त कर चुकी है, कटाव नहीं कर पाती, तो कुछ भी नहीं ले जाकर लेती, बल्कि ये सीधे सीधे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण जो बना है उसी हिसाब से बनाते हैं, और फिर उसी मिट्टी में जिस तरह के डेवलपमेंट्स करते हैं उसी हिसाब से वो अपनी खेती भी करते हैं। तो आपने सुना होगा कर्नाटक और महाराष्ट्र दो गन्ने के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादन का महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की छोटी छोटी जनजातियां, अर्थात यूं कहिए पर्वतीय भागों में रहने वाली जनजातियां, सारी जनजातियां इस समय कृषि कार्यों में लग गई है, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है खनिज चट्टानों की वजह से। ठीक है, कोलार, जो कोलार, गोलकुंडा और कोलार का कंसेप्ट आपने सुना होगा। गोलकुंडा का क्षेत्र आपका हैदराबाद का आता है। ठीक है, यहाँ पर सोने की खान भी पाई जाती थी, और यहाँ भी सोने की खान पाई जाती थी। कर्नाटक सोने की खान पाई जाती है यहाँ पर। तो महत्वपूर्ण जो राक्स है, उस राक्स की जो कैरेक्टरिसिटी है, उस कैरेक्टरिसिटी के आधार पर वहां पर खनिज संसाधनों का भी प्रभाव मिलता है। और यूं कह लिया जाए कि कंप्यूटर उद्योग के लिए आज वरदान साबित है ये क्षेत्र। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का डेवलपमेंट हुआ इन क्षेत्रों में हुआ, उसका रीजन भी था कि रिसोर्सेज की प्राप्ति। ठीक है, अब कर्नाटक के बाद जो कल्चर आता है, इसी के साथ साथ कर्नाटक का जो पठारी भाग है, ध्यान रखिएगा, वो चंदन के उत्पादन के लिए भी फेमस है। और चंदन के उत्पादन के साथ साथ इन क्षेत्रों पर पठारी भागों में खेती भी होती है, अर्थात पठारी
और वहां पर सब कुछ उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ इसी का जो भाग है आगे, ये छोटा सा भाग आता है केरल का, और केरल के भाग से ये तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। इसी अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल दोनों तीनों की कंबाइंड कल्चर पाई जाती है। और लेकिन तीनों अलग है, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है, या क्या मलयालम, केरला में, तमिलनाडु में केरला में मलयालम, हाँ, तमिलनाडु में सब तमिल है, तमिल, और तेलुगु आंध्र। ध्यान दीजिएगा, ये चीज को कंप्लीट समझिएगा। यहाँ पर तमिल है, और जब तेलुगु की बात आएगी वो सीधे आंध्र चला जाएगा, ठीक है। और ये कन्नड़ है, और ये मलयालम है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये कोरल मंडल तट है जो केरल के भाग में है। केरल का पूरा कोंकण तट का ये क्षेत्र आता है, कनारा ये क्षेत्र है, और पोरबंदर तट ये है। अब यहाँ पर जो कोंकण तट है, कोंकण तट का इंपॉर्टेंट वायुदाब का और स्थल और जल के जो वायुदाब का वितरण है, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वो कोंकण तट को आधार बना के करते हैं। फिर मालाबार का तट, मालाबार का भी इंपॉर्टेंट उसी रूप में, अर्थात ये सारे तट जो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, उसके बीच में पाए जाते हैं अलग अलग। अब यहाँ पर संकोटा गैप है। आपने सुना होगा सबसे पहले मानसून केरल में आती है, सबसे पहले मानसून केरल में आती है। केरल ये सह्याद्री पर्वतमाला का तटीय क्षेत्र है, पश्चिम भाग का। ये जो सह्याद्री पर्वतमाला है, इसका तटीय भाग आपका केरल है, ये भाग। अब केरल का जो कंसेप्ट है उसमें ध्यान दीजिएगा कि केरल का ये तटीय जो क्षेत्र है वह निम्नतम भाग, ऊंचाई तो है, लेकिन ये जो पर्वतीय भाग है इसका, इस पर्वतीय भाग में कई छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। और इधर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनईमुदी है, ठीक है। इसके बाद महेंद्रगिरी सबसे लास्ट वाली पॉइंट्स। अनईमुदी का कल्चर ध्यान रखिएगा, अनईमुदी का सिर्फ एक पहाड़ी पीक है, ये तमिलनाडु में भी केरल में भी दोनों के बीच का स्वरूप है। इसके बाद यहीं पर पेरियार का अभ्यारण्य पाया जाता है आपको, पेरियार अभ्यारण्य। और ये सबसे अधिक बात है कि ये सबसे अधिक हमारे हाथी के लिए जाने जाते हैं अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य यही है ना। और हाथी अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है पेरियार का अभ्यारण्य। इसके बाद यहाँ पर जो आपका तिरुवनंतपुरम कहते हैं ना, तिरुवनंतपुरम, इसकी राजधानी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ना, हाँ तिरुवनंतपुरम। और ये तिरुवनंतपुरम के आधार पर ध्यान रखिएगा, जब आगे बढ़ेंगे तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत ये भाग केरल का और लास्ट भाग पड़ता है कन्याकुमारी का। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी केरल में ना तो तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा इस बात। और यहाँ पर ये भाग विवेकानंद शिलापट्टनम राग, विवेकानंद शिलापट्टनम राग, विवेकानंद शिलापट्टनम केरल का जो कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है ना, उससे समुद्र में है विवेकानंद शिलापट्टनम। अर्थात विवेकानंद के नाम से वो राग से, अर्थात यहाँ पर, और कम से कम 20 मिनट का रास्ता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं वहां जाने का। और ये बहुत ही ऊंची चट्टान है जहां पर वो उनका संग्रहालय बना हुआ है। इसके बाद पुनः जब आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के क्षेत्रों में, अब तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा, जब तमिलनाडु का क्षेत्र आपका आता है तो ये भाग आपका ऐसे बनता है, ऐसे। ये तंजौर का क्षेत्र है, तंजौर तमिलनाडु का तटीय भाग। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था, परमाणु विद्युत केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया था। और ये जो भाग है, ये भाग कर्नाटक और ये दोनों, कर्नाटक का जो स्ट्रक्चर है, तमिलनाडु का विवाद चल रहा है इस समय, बहुत बड़ा पैमाने पर विवाद चलता है। किसका? नदी का जल विवाद, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, जो बहुत ही चर्चित मुद्दा है। अब इसका जब यहाँ करते हैं तो ये भाग आपका तंजौर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये छोटा छोटा पार्ट है। और ये भाग आपका जाफना प्रायद्वीप का होता है, श्रीलंका का क्षेत्र। ये पाक की खाड़ी कही जाती है, पाक जलप्रबंध, ये मन्नार की खाड़ी कही जाती है, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी में अब देखिएगा, ये लास्ट पॉइंट स्थल का भाग है धनुषकोट। और यहाँ पर फिर
तल्लई मन्नार मन्नार, तल्लई मन्नार मन्नार और आदम बीच, और आदम बीच के साथ फिर आपका आगे बढ़ जाता है जाफना प्रायद्वीप, और यही आता है श्वेत बांध रामेश्वरम का क्षेत्र। अब इस श्वेत बांध रामेश्वरम के साथ साथ ये जो पाक जल संधि जिसे कहते हैं पाक, और ये मन्नार की खाड़ी, दोनों के बीच का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा कि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के आधार पर, अर्थात हम जब किसी भी क्षेत्र का डिफाइन करते हैं तो हम उस दिन कहते हैं ना 12 किलोमीटर 24 और फिर 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्षेत्र हमारा उसके करीब आता है, अर्थात यूं कहा लिया जाए कि ये मैक्सिमम जो क्षेत्र है यहाँ पर जो तमिल लोग थे वो मैक्सिमम शिफ्ट करके पूरा का पूरा उत्तरी जो श्रीलंका है उसमें तमिल लोग हैं। उत्तरी श्रीलंका का क्षेत्र जो है तमिल का है, जाफना प्रायद्वीप का पूरा पूरा क्षेत्र तमिल का जाना जाता है। और ये पूरा इधर जो है इसका जो स्ट्रक्चर उठाएंगे तो इसमें पूरा का पूरा सिंहली है, दो समुदाय पाए जाते हैं, एक तमिल और दूसरा सिंहली श्रीलंका में। और इनका जो क्षेत्र है ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पूरी पहाड़ियां हैं, द्वीपी क्षेत्र है, श्रीलंका द्वीप कहा जाता है और पूरी की पूरी पहाड़ी है। थोड़ा सा अवशेष भाग उसका तटीय भागों पर है जहां पर वहां पर बेहतर काम होता है। हाँ, पाक स्टेट और बंगाल की खाड़ी में, पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ओके, अब ध्यान रखिएगा पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी में ये इसका जल और इसका जल दोनों में अंतर है। एक पहला डिफाइन, ये जो आपका मैंने कहा ना कि तलई मन्नार मन्नार और आदम बीच से डिफाइन होता है, अलग हो जाता है, ये छोटे छोटे इसमें द्वीप पाए जाते हैं, इससे अलग हो जाता है। और इन पर मन्नार का जो स्ट्रक्चर है इसका विस्तृत भाग है और ये इसका सीमित भाग है, क्योंकि ये जो भाग आपका यू मिलता है यो भारत का, और ये भाग, इन दोनों के बीच का भाग जो है ये तटीय भाग, उसे पाक स्टेट कहते हैं। तो तीन एलिमेंट्स इसके अलग अलग हैं, इसका पानी अलग है, इसका पानी अलग है, क्योंकि यहाँ के पानी पर हिंद महासागर का अधिकार है, यहाँ के पानी पर बंगाल की खाड़ी का अधिकार। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर से जलीय जैविक एलिमेंट्स, जो समुद्री जैविक एलिमेंट्स कहे जाते हैं, इसका और इसका अंतर है, अलग अलग है। अर्थात यहाँ पर जीवों का स्ट्रक्चर दूसरा पाया जाता है, यहाँ पर जीवों का स्ट्रक्चर दूसरा पाया जाता है। हिंद महासागर से प्रभावित करता है, इसे बंगाल की खाड़ी प्रभावित करता है। ठीक है, बीच का जो भाग है जो हमारा श्वेत बांध रामेश्वरम का कल्चर हमारे महाभारत रामायण में मिलता है, रामायण काल का, ये अलग है, यहाँ पर उसको डिफाइन करता है। और चूंकि ये तमिल का पूरा पूरा क्षेत्र है, अर्थात यहाँ से हम यहाँ तंजौर का जो क्षेत्र है इंपॉर्टेंट है, दोनों का दो इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसको पाक जल संधि, इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। सिर्फ दो एलिमेंट्स का, जैविक एलिमेंट्स अलग है और साथ ही साथ दोनों के जल में अंतर पाए। अब एक प्रश्न आपका और भी हो सकता है, और हो सकता है कि इन क्षेत्रों से हम क्यों नहीं अपनी जहाजों को पार करते? जो भी हमारी जहाजें आती हैं मुंबई से, वो घूम कर कैसे आती हैं? जो भी हमारी पानी की जहाजें मूव करती है ना, वो इधर से नहीं निकलती है, अर्थात यहां से घूमकर कैसे नहीं जाती, बल्कि यहां से घूमकर ऐसे होकर जाती है। ये क्वेश्चन हो सकता है, इसमें ऐसा होता है क्या? दोनों का ध्यान रखिएगा। अभी मैंने 200 नॉटिकल मील कहा ना, श्रीलंका और इनके बीच के 200 का 400 नॉटिकल मील होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इस पर पूरे अधिकार पाक की खाड़ी पर पूरा अधिकार भारत का है, मन्नार की खाड़ी पर पूरा अधिकार भारत का है, दूसरे का नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर है। अभी मन्नार की खाड़ी से थोड़ा सा पार किए थे, श्रीलंका के क्षेत्र में जाने पर हमारे मछुआरे पकड़ लिए गए थे, और इस पर पूरा का पूरा अधिकार भारत का है, तो भारत इससे टैक्स भी लेता है अन्य लोगों से। तो ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट इसलिए माना था, और दोनों हमारे लिए जैविक संसाधन के रूप में, समुद्री जैविक संसाधन के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोनों। अब जब आगे जाएंगे तो ये आपका कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद। और कावेरी जल विवाद का तात्पर्य कि कावेरी पर जो बांध बना है वो विश्वेश्वरैया बांध कहते हैं उसको, विश्वेश्वरैया दक्षिण का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है विश्वेश्वरैया। आपका वहां हॉस्टल भी है बेचू में, विश्वेश्वरैया का हॉस्टल भी है बेचू, इंजीनियरिंग कॉलेज है बेचू में कोई था। अब उसमें क्या है, विश्वेश्वरैया बेचू के प्रोडक्ट थे, सिविल इंजीनियर थे, और जब कर्नाटक में व्यवस्था को देखा तो उन्होंने बेहतर
बांध बनाने का संकल्प लिया और संकल्प लेकर के पूरा कर्नाटक को सिंचाई व्यवस्था से परिपूर्ण कर दिया। अब इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं बांध का। एक तो पूरा नहरें निकाल करके कर्नाटक राज्य की सिंचाई व्यवस्था विकसित कर ली, जल विद्युत उत्पादन भी कर लिया, ठीक है। और तीसरा ये टूरिस्ट प्लेस भी बना दिया और इसी से फिर सड़कें बना ली उस पर। और नीचे का भाग वृंदावन गार्डन का है। वृंदावन गार्डन वृंदावन गार्डन मैसूर गुड। वृंदावन गार्डन का कल्चर इन्होंने दिया पूरा बांध के नीचे। कैसी बांध के नीचे इस तरह की व्यवस्था नहीं है, पूरे बांध के नीचे करीब करीब 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर में, बहुत लंबा। और उसी में पूरी नदी में उन्होंने क्या क्या ट्रैफिक फ्लो बना दिया और इन्होंने नदी को 2 भागों में जोड़ दिया और जोड़ करके पूरा का पूरा वृंदावन गार्डन बना दिया। अर्थात यूं कहा जाए कि मैसूर का विजिटिंग पॉइंट है वो वृंदावन गार्डन। और बहुत ही खूबसूरत बनाया उन्होंने। जितना यूं कहा जाए कि उसका आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक सरकार में वो नहीं है, वो तमिलनाडु की सरकार पड़ता है। बॉर्डर लाइन उनकी दोनों की, पूरा का पूरा व्यवस्था कर्नाटक सरकार की है और कर्नाटक सरकार उससे अच्छी आय प्राप्त करती है। ये उनका स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद तमिलनाडु का जो पठारी भाग है, यहाँ पर जो क्षेत्र आगे बढ़ता है तमिलनाडु का, जब ये पूर्वी घाट का क्षेत्र आता है ना, तो ये पाल घाट का कल्चर आता है। सॉरी, पिलानी की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां, 2 कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। इलायची की पहाड़ियां यहाँ, पिलानी की पहाड़ियां यहाँ है तमिलनाडु। ये इलायची की पहाड़ी से करते। और यूं कहा जाए कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ये तीनों क्षेत्र अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये मसाले का उत्पादन करता। ये सबसे अच्छे किस्म का उत्पादन करता किसका? तमिलनाडु, चावल का। ये चावल 12 महीने चावल की खेती लोग करते हैं यहाँ 12 महीने। फिर इन क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर प्लांट अर्थात बागाती खेती का स्ट्रक्चर भी इन क्षेत्रों में है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र सबसे अधिक डेवलप होता चला जा रहा है। इन क्षेत्रों में जो विद्युत का स्ट्रक्चर है वो 3 तरह का है। एक तो परमाणु विद्युत केंद्र यहाँ स्थापित है, जल विद्युत है और साथ ही साथ आपका वायु विद्युत का केंद्र भी है। हवा के द्वारा विद्युत का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु करता है। तो तीनों स्ट्रक्चर में तमिलनाडु का इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे राज्यों में आपस में हो रहे उत्पादन को लेकर के या प्रोडक्शंस को लेकर के औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ चाहे जो भी हो, इनके यहाँ क्या अगर कावेरी से पानी तमिलनाडु को बराबर मिलता रहा तब तो जनता उस सरकार के साथ है। और पानी में जहां अवरोध हुआ जनता सरकार बदल देती है। कावेरी यहाँ पर राजनीति करती है, कावेरी रिवर यहाँ पर राजनीति करती है। कावेरी का पानी मुख्य मुद्दा होता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है। पठारी भागों में उपजाऊपन की मात्रा नहीं, लेकिन ये मैदानी भाग आ जाता है, मैदानी भाग उपजाऊ है और यहाँ पर मैक्सिमम किसान खेती करते हैं और खेती में पानी की आवश्यकता होगी। चावल की खेती में, चावल की खेती का कंसेप्ट जानते हैं कि रेटरिंग मेथड होता है, उसमें सबसे अधिक पानी की आवश्यकता है। 60 दिन तक उसके जड़ों में पानी चाहिए ही चाहिए। पानी में बोया भी जाता है, पानी में काटा भी जाता है, वो कोई पानी से फर्क नहीं, जितना पानी मिलेगा उतना ही ऊपर होता जाता है। तो पानी का सबसे अधिक जो यूटिलाइज करता है वो चावल की खेती। और चावल की खेती के लिए आपको सबसे अधिक चिकनी दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो इन क्षेत्रों में उत्पादन की प्रकृति से सबसे अच्छा मिल जाता है। और साथ ही साथ इन क्षेत्रों के पठारी जो भाग है अर्थात तमिलनाडु का पूरा भाग मैक्सिमम पठारी भाग है, थोड़ा सा भाग तटीय भाग है जो नदियों के द्वारा बने हुए मैदान है। तो जो मैदान है इसके बीच में इन्होंने एक नहर निकाल रखी है, वेलिंगटन का कंसेप्ट, और ये तटीय भागों में नहर निकाल करके अपने क्षेत्रों की सिंचाई करते हैं। और इसी साथ में आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे बीच पाए जाते हैं, बीच, ठीक है, वो समुद्र का मैदान कहा जाता है, समुद्र का मैदान। और समुद्र का मैदान का तात्पर्य कि बहुत सारा रेतीला भाग है, पूरा डेजर्ट्स की तरह से रेतीला भाग है और बहुत ही समतल और सपाट है।
कुछ नहीं होता है, लेकिन समुद्र के तटीय भागों में बहुत लंबा, जैसे सबसे लंबा आपका गोवा में मिलता था कोवलम बीच, या मैरियाना बीच आपका चेन्नई में है, ठीक है। तो ये तटीय भागों में जो जहां पर केवल बालू के क्षेत्र मिलते हैं वह तब पूरा बीच हो गया, और जहां मैदानी भाग है और जहां सॉइल्स में मिलती है वहां बड़ी अच्छी खेती हो जाती है। तो दोनों स्ट्रक्चर इनके पास मिलते हैं। फिर ये जो आपका कोरोमंडल तट, ये क्षेत्र कोरोमंडल का है। एक चीज और मैं भूल गया था आपको बताना, ये जो पाक जल संधि है ना, ये पाक जल मध्य, ये हमारे कोरोमंडल तट को भी प्रभावित करती है। जो हमारे वायदाब का कल्चर, चूंकि झाड़ी जो भी क्लोज होगी, कहीं भी कोई भी चीजें क्लोज होगी, जल का स्वरूप जब क्लोज होगा स्ट्रक्चर में, तो ये स्ट्रक्चर का जो स्वरूप होगा, यहाँ पर तापमान अधिक होगा इसके अपेक्षा। जल का जो भाग होगा, यहाँ पर अगर जल है तो इसका तापमान अधिक होगा इसके अपेक्षा, और थोड़ा सा भी तापमान में अंतर होगा तो वायदाब का कंसेप्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। और जब वायदाब का कल्चर अलग होगा तो स्वाभाविक है कि वायदाब का आपने सुना होगा, यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा हो जाती है, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा हो जाती है। अब इसको प्रतिदिन वर्षा का तात्पर्य आप संवहनी वर्षा नहीं कह सकते। प्रतिदिन वर्षा का एक विश्राम के बाद जो वर्षा होती है, हल्की सी बूंदाबांदी हो गई, चाहे कुछ हो गया, ये तुरंत समाप्त, लेकिन उसको संवहनी वर्षा नहीं कह सकते। संवहनी वर्षा का एक कल्चर है, लेकिन यहाँ पर जो वायदाब इंपैक्ट होता है उसकी वजह से यहाँ पर वर्षा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब वायदाब का कल्चर होगा, अर्थात कभी हाई टेम्परेचर होगा, कभी लो टेम्परेचर होगा, और दोनों के बीच का जब अंतर आएगा होगा तो निश्चित रूप से वो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो हल्का सा बादल हुआ, बारिश हुई। इसके बाद यहीं पर तमिलनाडु के क्षेत्र में आपने रामेश्वरम का नाम सुना होगा, स्टेट बैंक रामेश्वरम का, रामेश्वरम स्थान है, पूरा का पूरा त्रिभुज पर है ये। अब रामेश्वरम का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद का जो क्षेत्र है मदुरई, ठीक है। आप मदुरई का नाम सुना होगा, मदुरई में सती मंदिर है, मीनाक्षी सती मंदिर विश्व फेमस है। उसका कल्चर सुना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने पूरे भारत की जो खोज की थी, भारतीय खोज कही जाती है ना, उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कल्चरल एस्पेक्ट। कल्चरल एस्पेक्ट ये है कि जो सती मंदिर है वो विश्व फेमस है और बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, शहर के बीच में बहुत बड़ा मंदिर है। उसमें एक कंसेप्ट आता है, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा गया कि जब एक उस समय आपने चोल साम्राज्य का नाम सुना होगा, पांड्य का सुना होगा, और फिर सातवाहन का सुना होगा। ये सातवाहन का समुद्र पर कब्जा था, ठीक है, इन साम्राज्यों में। उस समय राज परिवार से दो राज परिवारों के बीच के युवक और युवतियां भाग गए, और भाग करके, क्योंकि मदुरई दूसरे राज्य में पड़ता था, वहां शरण ले लिए, और गंधर्व विवाह किया उन्होंने, गंधर्व विवाह। और गंधर्व विवाह को गांव में जाकर के शादी कर लिया, क्योंकि दोनों राज परिवार से थे, और राज परिवार की जो मान्यताएं होती तो उसके हिसाब से उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन दोनों में प्रेम था और दोनों भाग कर चले गए। एक गांव में थे, और वहां जो मदुरई का राज साम्राज्य था, वो गांव उस साम्राज्य में पड़ता था। साम्राज्य में पड़ने के नाते वहां शादी विवाह करने, वो गांव में रहने। फिर कुछ सालों के बाद अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगे वो लोग। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि अब हम कुछ व्यवस्था कर लें जिससे कि हमारी व्यवस्था चलती रहे। दोनों गांव वालों ने सपोर्ट भी किया, गांव वालों ने बहुत प्रेम किया, गांव में स्थापित हो गए। गांव से अपनी पति को, वो जो लोग गए थे वहां से, राजकुमारी जो है अपनी पति को अपने पायल दिए, और पायल दे करके बाजार भेजा मदुरई। और बाजार में जब भेजा तो पायल उसके सोने की थी, पायल सोने की थी, सच्ची घटना है, मंदिर के यथार्थ। और बाजार में जब बेचने गया तो जिस सुनार के पास ले गया उसने कोई मूल्य नहीं लगा पाया, इतनी कीमत थी उसकी। इसके बाद एक बड़े जौहरी के पास जाता है और वहां पर उसकी परचेजिंग होती है। जौहरी ने छल से ठीक उसी तरह का पायल उसी महारानी का, मदुरई की महारानी का लेकर के आया था बनाने के लिए, और उसे लालच हो गई, उसने चुरा लिया। और जब ये पायल लेकर पहुंचा है ठीक उसी तरह का था, तो इसने कह दिया कि ये पायल वाला चोर मिल गया, पायल का जो चुराया गया था वो चोर मिल गया।
जबकि उसका एक्चुअल पायल था। और जौहरी की थोड़ी सी बदतमीजी की वजह से बहुत सारे संबंध समाप्त हो गए और राज परिवार भी समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, अब उसको चोरी के इल्जाम में, प्राचीन कालों में चोरी के इल्जाम का सीधा सीधा कल्चर होता था, सोने की चोरी के लिए फांसी की सजा। अब राज दरबार जब लगा तो सुबह पहुंचा चोर के रूप में, मिन्नत करता रहा, लेकिन राज परिवार के लोगों ने उससे नहीं माना, क्योंकि सुनार ने पहले जाके कह चुका था। और इसके बाद चोरी के इल्जाम में राज उनका बैठता है न्यायालय और उसमें फांसी की सजा सुना दी जाए। अंतिम इच्छा पूछी जाती थी उस समय में। इसके बाद उसने अंतिम इच्छा जाना तो गांव में, जिस गांव में रहता था काफी दूर था, वहां शोर मचा और वहां से वो भागे, उसकी पत्नी दौड़ती आई राजकुमारी, मिन्नत करती रही, उसको जाने नहीं दिया गया, फांसी दे दी गई, उसे चोरी के इल्जाम में फांसी दे दी गई। इसके बाद की जरा स्थिति जाने प्रेम क्या होता है। इसके बाद की स्थिति क्या हुआ कि फिर वो जो राजकुमारी थी राज दरबार में गुस्से में पहुंचती है। इसके बाद राजा ने आरोप जो लगाया था राजकुमारी के सामने व्यक्त करता है, और राजकुमारी के सामने जब व्यक्त करता है तो राजकुमारी कहती है कि नहीं, मैंने पायल दिया था, क्योंकि उसके एक पैर का पायल तो उसके पास था, एक ही पैर का पायल तो उसने दिया था। इसके बाद राजा धर्म संकट में, क्योंकि राजा न्यायप्रिय था, कि आखिर ये गलती हुई कैसे, और मौत के बाद तो फिर कोई प्रायश्चित ही नहीं रह जाती ना। फिर स्थिति बदलती है, फिर महारानी को बुलाया जाता है और महारानी से पूछा जाता है ये पायल आपका है, तो उन्होंने देखा, उसके बाद हाथ में लेने के बाद उन्होंने कहा ये मेरा पायल नहीं है। अंतर पूछा गया कि क्यों नहीं पायल है, पायल तो स्वयं है। उन्होंने कहा कि मेरी पायल नहीं बजती थी और ये पायल बजती है, और पायल का बजना ही तो इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद राजा के पास कोई प्रायश्चित करने का समय नहीं मिला और न कोई अवसर था, क्योंकि सजा, फांसी की सजा तो मिल गई। और फिर उसने राज परिवार को श्राप देती है, मीनाक्षी जिसका नाम था, और राज परिवार को श्राप देती है, और राज परिवार में उसी समय प्रलय की कंडीशन बनती है, पूरा सत्यानाश हो जाता है राज परिवार। इसके बाद उस समय की मदुरई सबसे अर्थव्यवस्था में व्यापारिक केंद्र था, वहां का पांडु का सबसे व्यापारिक केंद्र मदुरई था। आप इतिहास पढ़ते हैं, व्यापारिक केंद्र आज भी है वो, दक्षिण भारत का व्यापारिक केंद्र में मदुरई सबसे अच्छा स्थान रखता है। और उस समय पूरा का पूरा शहर समाप्त होने लगा, पूरा प्रलय स्थिति हो गई, और फिर बड़ी मिन्नत के साथ उसे मनाया गया, और फिर उसी अपने राजकुमार के साथ वो सती हो गई। तब से वो सती मंदिर बनाया गया, और सती मंदिर के बाद फिर वो राज्य परिवार तो समाप्त हो गया, पूरा वहां की पूरी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, लोग मरने लगे थे, संक्रामक रोग फैल गए थे, बहुत सारे उसका इफेक्ट हुआ, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर संदेश जाता है सामाजिक पक्ष को, सामाजिक पक्ष को जाता है कि आज तक महिलाएं कभी सोने के पायल नहीं पहनती, जब भी पहनती चांदी के पायल। ध्यान रखिएगा, आज भी कुछ सब कुछ सोने का हो सकता है, लेकिन पायल कभी सोने का नहीं बनता। अब तो ठीक है कि हर बहुत सारे कल्चर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन कल्चरल एस्पेक्ट था, और तब से महिलाओं में पायल का जो कंसेप्ट था, पायल के बजने का ही कंसेप्ट था, बिना बजने वाला पायल नहीं बनता। तो पायल का कंसेप्ट यही होता है, और उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें पुनः फिर मदुरई स्थापित होती है, और आज मदुरई उस तरह के रूप में नहीं जानी जाती जिस समय के प्राचीन काल में। और फिर मीनाक्षी मंदिर की पूरी व्यापार व्यवस्था के आधार पर आज भी व्यापारिक दृष्टिकोण से मीनाक्षी मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण दिया जाता है, और सती मंदिर के रूप में जाना जाता है मीनाक्षी। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। ये स्ट्रक्चर से हमारे पूरे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, तो समय के साथ ये पूरा का पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र सबसे अधिक इफेक्टेड होता है। और उस समय पांडु का साम्राज्य था, और इसके साम्राज्य के आधार पर यह व्यवस्था बड़ी उत्तम किस्म की चलती थी। इसके बाद पुनः आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा क्षेत्र आता है किसका, आंध्रा का। आंध्र प्रदेश दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। ये इस आंध्रा का पूरा तट रायलसीमा कहलाता है, रायलसीमा का तट आंध्रा का दो भागों में डिवाइड हो गया आंध्रा, और दो भागों में डिवाइड हो गया, तो एक भाग चला गया तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश हो। तो जो मूल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मूल है
वो आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना है? आंध्र प्रदेश शिफ्ट किया है कि तेलंगाना शिफ्ट किया है? तेलंगाना जो है सर 10 साल के लिए दोनों का सर सेंट्रल सर हैदराबाद। हैदराबाद। लेकिन 10 साल बाद किसका शिफ्ट करेगा? आंध्रा का कि आंध्रा में आ जाएगा। आंध्रा में तेलंगाना अपना खुद का अपना सेंटर बनाएगा। तेलंगाना अपना बनाएगा? जी सर। कंफर्म कर लीजिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी और हैदराबाद कौन से सेटल है पहले भी? सर तेलंगाना का अमरावती है और आंध्र प्रदेश का 2024 ध्यान रखिएगा। जो जो बना है संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें 2 राज्य बने आंध्र प्रदेश को तोड़कर, एक तेलंगाना, ठीक है, दूसरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तटीय भाग हो गया और तेलंगाना मध्य वाला भाग हो गया। तेलंगाना के पठार पर ही है। तेलंगाना के पठार पर तेलंगाना राज्य है और जो उसका निम्नवर्ती भाग था, मैदानी भाग, उस पर चला गया आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 चीजें मैं आपको बताऊं, तेलंगाना का कंसेप्ट है। तेलंगाना के साथ साथ 2 हैदराबाद और सिकंदराबाद 2 पॉइंट है। तो हैदराबाद का जो कल्चर है ना, हैदराबाद में गोलकुंडा स्थान है, जो गोलकुंडा किला कहा जाता था। हैदराबाद का निजाम, सालारजंग म्यूजियम सबसे बड़ा म्यूजियम। और सालारजंग म्यूजियम के साथ साथ जो आपका तेलंगाना का क्षेत्र है आज वर्तमान में, वो प्राचीन कालीन दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण सिटी थी जो बाद में आजाद होती है। हैदराबाद को बाद में आजाद किया जाता है। भारत में मिलाया जाता है ना, तो जब तक भारत में नहीं था तो आजाद नहीं था, बाद में ही आजाद हुआ। माने भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे ऐसे हैं जो बाद में किए मिलाए गए, तो जो बाद में नहीं जो मिलाए गए वो तब तक तो आजाद नहीं था जब तक नहीं मिलाया गया। ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो हैदराबाद और गोलकुंडा अपने किसके लिए जाना जाता था? गोलकुंडा हीरे के लिए, गोलकुंडा हीरे की खान के लिए जाना जाता था। और दोनों के बीच, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच एक झील है, हुसैन सागर झील। यार 2 शहर और दोनों के बीच में झील, और वही झील हमारे लिए उनकी अर्थव्यवस्था के प्राचीन कालीन की धरोहर थी। उसी से अपनी सारी व्यवस्थाएं चलाती थी। बाद में डेवलपमेंट जो हुआ उसके आधार पर आज तो टूरिस्ट पॉइंट बदल रहे। अब दोनों शहर में कोई अंतर नहीं रहा है, हैदराबाद सिकंदराबाद में। अब इनके अपने स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। अर्थात बहुत ही संपन्न क्षेत्र है ये हैदराबाद का बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। और जो तेलंगाना का राज्य है वो तेलंगाना जनजातियों के आधार पर, मैंने अभी कहा ना कि संवैधानिक प्रक्रिया के 3 पॉइंट पर कभी भी प्रदेश का विभाजन करते हैं। एक कल्चरल एस्पेक्ट, भाषा और प्राकृतिक स्ट्रक्चर। अर्थात प्राकृतिक रूप से अलग होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से अलग होना चाहिए, भाषा के दृष्टिकोण से अलग होना चाहिए। 3 संवैधानिक प्रक्रिया है तब कोई राज्य बनता है। इन तीनों के बगैर राज्य नहीं बन सकता। और तेलंगाना में वो सारी चीजें थी। तो तेलंगाना की भाषा भी वही हुई कि अलग हो गई? भाषा क्या थी तेलंगाना में? तेलुगु। और आंध्र प्रदेश की? तो फिर भाषा के आधार पर कैसे अलग होगा? सबसे पहले प्रदेश बनने का श्रेय आंध्रा को ही जाता है। अब देखिएगा, जो सबसे पहले प्रदेश अपने को अलग किया वही प्रदेश टूटकर 2 भागों में बट गया। वही प्रदेश 2 भागों में बन गया। तो 2 भागों में बना कब? जब भाषा का स्ट्रक्चर अलग हुआ होगा तभी तो 2 भाषाएं महत्वपूर्ण हो गई होंगी। तो तेलंगाना और आंध्रा की दोनों की भाषा एक ही है क्या? दोनों के अलग अलग है। तो कौन सी भाषा है बताएंगे आप? भाई दोनों की एक नहीं है, अलग अलग है। तो कौन है? आंध्रा की मैं कहता हूं तो आप कहते हैं कि वहां तेलुगु है। तो तेलुगु के बाद तेलंगाना का कौन सी भाषा है? अब इसको मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम पर हमें बता दीजिएगा आपको। बताने का मन नहीं हुआ। हैदराबाद में कोई भाषा ही नहीं होती।
अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, जब ये क्षेत्र आ गया इसके बाद इनके बीच का स्वरूप खत्म हो गया। अब आपका आता है पूरा का पूरा, ये आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता है, दूसरा उड़ीसा का क्षेत्र आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गोदावरी रिवर है, कृष्णा है, कावेरी है, 3 रिवर है ना, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और तीनों यहाँ से निकल रही है, अर्थात तीनों इसी से निकलती है, सह्याद्री पर्वतमाला से, और तीनों का ढाल इधर है, ठीक है। अब गोदावरी का मैंने कहा, कृष्णा पूरा का पूरा आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में मुहाना बनाती है, और जो उसका मैदानी भाग है, केजी बेसिन सबसे अधिक फेमस है इस समय वर्तमान में गैस उत्पादन के लिए। केजी बेसिन में रिलायंस के गैस प्रोडक्ट निकलते हैं ना, केजी बेसिन अर्थात कृष्णा का नदी से, कृष्णा की नदी से वो गैस पूरा का पूरा केजी बेसिन है ना वहां पर, और उससे पूरा का पूरा इस समय गैस उत्पादन करता है रिलायंस। गैस का उत्पादन रिलायंस है, इस काम करता है इस समय। अब केजी बेसिन का जो क्षेत्र है अर्थात कृष्णा, ठीक ना, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर पर कौन से बांध है? नो, अलमाटी बांध यहाँ है ही नहीं, अलमाटी बांध ऊपर है, उत्तरी भाग। हाँ, अलमाटी आप उत्तर को दक्षिण में कहां से लाए? और बताएं, आपको बता दूं, ये पूरा बेल्ट, जो ये पूरा बेल्ट है साउथ का, ये पूरा बेल्ट साउथ का जो है, इस पूरे बेल्ट में जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, ये सारी छोटी नदियां बड़ी नदियों के साथ जुड़ती हैं, और सारी नदियों पर छोटे छोटे बांध हैं। सारी नदियों पर कोई ऐसा, यहाँ इतने अधिक बांध है हर छोटी छोटी नदियों पर, क्योंकि वहां पर पानी को रोकने की सबसे अधिक जरूरत है। और इन भागों में सबसे अधिक पांड्स पाए जाते हैं, तालाब और झील, और इसमें पानी रोक करके वो फिर सिंचाई करते हैं। तालाब द्वारा सिंचाई का सबसे अधिक बड़ा डाटा भारत में है तो इन क्षेत्रों में पठारी भागों पर आज भी सबसे अधिक तालाब के द्वारा सिंचाई करते हैं। तो ये बांध बना करके पानी को रोकते हैं, और वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने का सबसे अच्छा उदाहरण साउथ इंडिया हमारा है। वाटर रिसोर्स को, जल जो संसाधन है उसको रोकने का स्वरूप संसाधन को परिवर्तित करने का श्रेय इनको जाता है। फिर आगे जाते हैं गोदावरी, गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं ना, गोदावरी की महत्वपूर्ण रिवर, गोदावरी पर एक स्थान नासिक भी पड़ता है, नासिक, और नासिक हमारे लिए कुंभ का स्थान भी है। कुंभ का, नदियों पे 4 कुंभ लगते हैं ना, 4 कुंभ लगते हैं, गंगा पर 2 है, ठीक है, और एक दूसरा क्षिप्रा पर जो उज्जैन के पास है, और चौथा जो आपका है गोदावरी पर नासिक में। ये 4 हमारे पवित्र स्थान हैं। अब ध्यान रखिए, गोदावरी का जो स्ट्रक्चर है पूरे भागों में, महाराष्ट्र के तटी भागों में पूरा का पूरा सिंचाई का स्वरूप इसके द्वारा विकसित है। और बांध के, तो बांध भी गोदावरी पर है क्या? कोई बांध गोदावरी पर कोई बांध है? गोदावरी पर कोई बांध है? गोदावरी के तटी भागों में बांध है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन भागों पर बांध है, और इस बांध के द्वारा ऊपरी भागों में सिंचाई करते हैं पूरा का पूरा। बांध का नाम बताएं या बताएंगे आप लोग? कौन सा? नहीं, घट बांध नहीं, आप इसको देखिएगा नेक्स्ट टाइम पर, फिर हमें बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे। इस बांध का स्ट्रक्चर जरा ध्यान रखिएगा, पूरा तटी भाग, ये पूरा मैदान है ना, ये पूरा मैदान है, तटी भाग पूरा इसका मैदान है, पूरा 150 किलोमीटर का एवरेज आता है ये, ठीक है। ये पूरा मैदानी भाग है, और मैदानी भाग का स्ट्रक्चर है कि इसमें से नारे निकाल करके सिंचाई करते हैं, और मैदानी भाग बहुत ही उपजाऊ है पूरा का तटी भाग। इस उपजाऊ क्षेत्रों में सबसे अच्छा धान का उत्पादन करते हैं ये लोग, धान का उत्पादन ये करते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों की मुख्य फसल धान है। और धान की 3 प्रजातियां, बोरो, औंस एवं अमन, ठीक है, और तीनों 12 महीने बोई जाती है। तीनों का 3 काल है, बोरो का अलग काल है, अमन का अलग काल है, औंस का अलग काल है। जैसे रबी खरीफ जायद हम खेती करते हैं,
ठीक इसी तरह से ये भी लोग करते हैं, लेकिन धान के अलग अलग। तो ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, लगातार वर्तमान में ये लोग सबसे अच्छा जान जाते हैं तंबाकू की खेती के लिए। आंध्र प्रदेश तंबाकू खेती के लिए और तेलंगाना का क्षेत्र तंबाकू खेती के लिए जाता है। तंबाकू का अच्छा उत्पादन करते हैं ये लोग। चावल का उत्पादन तंबाकू में इनका एकाधिकार है। एकाधिकार यूं कर लिया जाए कि तंबाकू खेती सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर है और ये सारे किसान इस पर काम करते हैं। तो व्यापारिक एग्रीकल्चर अर्थात कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और साथ ही साथ अब तो प्राय सभी क्षेत्रों में सभी चीजें होती है। अब ऐसा नहीं करना कि इनका विशेषाधिकार है, अब हर जगह जा रहा है, लेकिन मिट्टी के अकॉर्डिंग जिसका अपना है वो है, तो वो इंपॉर्टेंट बढ़ता है। सामान्य खेती का जो प्रभाव है उसके आधार पर इनका इंपॉर्टेंट बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आपका आता है उड़ीसा का तट, उड़ीसा राज्य है। हो गया, थैंक यू। अच्छा, एक चीज आप बताएंगे क्या? एक चीज हमें बताएंगे, आप अपनी ओपिनियन देंगे, आपको किस तरह से और बेहतर तरह से बताया जाए जो कि आपको समझ में आए। आप अपनी ओपिनियन देंगे। आपसे मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, देखो भाई, हम ये नहीं कहते कि हम सब चीज जानते हैं। सर एटलस को रिप्रेजेंट करके जो एटलस में होना चाहिए, सर ऐसे हाथ से ना बनाए कि वो एटलस जो तरीके से स्मार्ट उस पे ना सर अगर एटलस सामने रहेगा ना आप देखो ये बात पढ़ाया ही है, जैसे भारत का पढ़ा रहे थे, जियोग्राफी जो डिवीजन हुआ है उसके आधार पर अलग अलग पढ़ाई, जैसे कि पहले हिमालय का पूरा पढ़ाई, हिमालय का फिर उसके बाद मैं भी यही चाह रहा हूं, पूरा मैंने बताया ना, मैं पहले आपसे आते वक्त मैंने क्या कहा, पहले दिन जो मैंने पढ़ाया, इसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, लेन वहां से आ जाता है, लेन और रिजल्ट पढ़ा दीजिए। अब आप ज्यादातर के विद्यार्थी न हो या हो, नहीं, अगर मैं अपने तरह से पढ़ाऊंगा तो फिर क्लियर होगा। या आपने जो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया, कैसे समझ आज का टॉपिक में ज्यादातर समझ नहीं है कि टॉपिक किस चीज को पढ़ाया जा रहा है। हमने दक्षिण से पठारी भाग का स्ट्रक्चर सीखा, दक्षिण के पठारी भाग ऊपर से नीचे, तो पठारी भाग का स्ट्रक्चर मैंने दिया आपको, ऊपर तो बनाया नहीं। जब ये स्ट्रक्चर हम देंगे तो इतना ही तो पठारी भाग उसी पर से बताएंगे ना कि ये देश है। अब देखिए दूसरी चीज, और मैं जिस हिसाब से चलता हूँ वो हम लोग अब नहीं चल पा रहे। अब हमको कल मिल गया जगतपुर स्ट्रक्चर, अब पिछले दिन में रिजल्ट पड़ा, अभी रिजल्ट पूरा नहीं हुआ, 3 ऐसी महाद्वीप को मैंने छोड़ा, प्लेन अभी आते, लेकिन पता लगा कि आप तो अब मेरी मजबूरी के लिए पहुंच जा रही, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। ये देखिए होता क्या है कि जो आपकी प्लानिंग है, अगर प्लानिंग जैसे हमें आपने डिसाइड कर लिया 1 हफ्ते पहले ये टॉपिक आपको पढ़ाना है, इस टॉपिक के 2 दिन या 3 दिन टाइमिंग है, तो 2 दिन 3 दिन में हम उसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन एक दिन में कोई भी टॉपिक पूरा नहीं हो। जनरल आइडिया हम ले पाएंगे, बाकी कुछ नहीं, और जनरल आइडिया पर आपका कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट पर हार्ड पर लेके जाना है, कंसेप्ट पर ही मैं लेके जाना चाहता हूँ, कैसे बने, किसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर सबको टच करना है, एक दिन में नहीं। आज का बहुत अच्छा